हेलो फ्रेंड्स, क्लासेस इन लॉकडाउन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर हमने अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था सॉल्यूशन वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर। उसके बाद में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्ड चैप्टर पढ़ा। आज हम अगला चैप्टर जो फोर्थ चैप्टर है अपना केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। चौथा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी। देखिए क्या होता है रासायनिक बलगतिकी। सबसे पहले अपन रासायनिक बलगतिकी की चर्चा करते हैं कि रासायनिक बलगतिकी वास्तव में होता क्या है। रासायनिक बलगतिकी है ये केमिस्ट्री की एक अलग से ब्रांच होती है, फिजिकल केमिस्ट्री की, यानी भौतिक रसायन विज्ञान की। फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है और इस ब्रांच के अंतर्गत अपन किन चीजों का अध्ययन करते हैं। इस ब्रांच में हम किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं। तो रासायनिक बलगतिकी किसे कहेंगे? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया की क्रियाविधि एवं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया की क्रियाविधि और अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसी शाखा को अपन क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो ये तो हुई रासायनिक बलगतिकी की परिभाषा, यानी इसके अंतर्गत अपन अभिक्रिया का वेग पढ़ेंगे पहले, फिर अभिक्रिया की क्रियाविधि और वेग को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, किसे कहते हैं अभिक्रिया का वेग? देखो अभिक्रिया वेग का यहां पर क्या तात्पर्य है। जैसे वेग अपन पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन उस वेग का मतलब तो होता है किसी कण की स्थिति में परिवर्तन होता है। मतलब जो कोई वस्तु है या कण है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। यहां पर अपने पास में कोई कण नहीं है, वस्तु नहीं है, यहां पर अपने पास में कोई अभिक्रिया है। जैसे ये अभिक्रिया है, R अभिकारक है और ये P उत्पाद में बदल रहा है। ठीक, तो ये चल करके अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगा, यानी इनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। यहां पर अभिक्रिया वेग अलग होता है, वस्तु का वेग अलग होता है, अभिक्रिया का वेग अलग होगा। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि सेकंड के 1000वें भाग में, मतलब बहुत ही कम समय में पूरी हो जाती है, बहुत ही कम, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको पूरा होने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई सालों लग जाते हैं, हजारों साल लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए भूगर्भ में कोयले का निर्माण होना है या पेट्रोलियम ईंधन पदार्थों का निर्माण होना है, तो इन प्रक्रियाओं में कई हजारों वर्ष लगते हैं, तब जाकर के ये प्रक्रियाएं, ये रासायनिक अभिक्रियाएं पूरी होती हैं। जबकि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो सेकंड के बहुत ही छोटे से भाग में ही कंप्लीट हो जाती है। अलग अलग प्रकार की अभिक्रियाएं के लिए अलग अलग वेग होता है। तो देखो अभिक्रिया का वेग किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदलता है। अभी शुरू में अपन अभिकारक लेते हैं, ये रिएक्टेंट लिया अपन ने, जैसे 5 मोल ले लिया, 5 मोल रिएक्टेंट लिया शुरू में, और अपने पास में शुरू में जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उसका 0 मोल होता है, उत्पाद नहीं है भाई, उत्पाद तो रिएक्शन से बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे रिएक्शन होती है तो ये जो रिएक्टेंट के अपने 5 मोल है, ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे 5 मोल से फिर 4 मोल, 3 मोल, 2 मोल, और फिर लास्ट में अपने पास में इसकी मात्रा 0 हो जाएगी। जैसे जैसे इस रिएक्टेंट की मात्रा में कमी होगी, अभिकारक की मात्रा में कमी होगी, ठीक वैसे वैसे उत्पाद की मात्रा में वृद्धि होगी। जैसे इसका 1 मोल टूट गया तो अपने पास में इसके 4 ही मोल बचे, तो वो 1 मोल कहां गया? वो 1 मोल उत्पाद में चेंज हो गया, तो उत्पाद का अपने पास में 1 मोल बन गया। अभिकारक की सांद्रता में धीरे धीरे कमी होती है, ठीक वैसे ही उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होती है। और इस दर को ही हम कहेंगे अभिक्रिया का वेग। यानी अभिक्रिया वेग को आप 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता में कमी होने की दर, अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी। अभिकारक की सांद्रता में कमी होने की दर को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होने की दर, उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होने की दर,
अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिकारकों की सांद्रता में कमी होने की दर या उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होने की दर, एक ही बात है दोनों। इसी को अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग। तो देखो वेग बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये मान लीजिए कोई अभिकारक है और T1 समय पर आपने कोई भी रिएक्शन स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने टाइम देखा है तो T1 समय हो चुका है, और T1 समय पर जो अभिकारक है उसकी सांद्रता आपके पास में R1 है। कोई भी रिएक्शन चल रही है उसमें अभिकारक की R1 सांद्रता बची हुई है अपने पास में, और उत्पाद की सांद्रता है वो है P1। फिर कुछ देर बाद में आपने देखा तो समय हो गया T2, अभिकारक की सांद्रता अपने पास में अब बची है R2, R1 से कम होकर के कितनी हो गई, R2, और उत्पाद की सांद्रता P1 से बढ़कर के कितनी हो गई, P2 हो गई है। रिएक्टेंट R1 से घट करके R2 हो गया, प्रोडक्ट P1 से बढ़ करके P2 हो गया। तो अभिक्रिया का वेग बराबर किसे कहेंगे, दो प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें कमी होने की दर या इसमें वृद्धि होने की दर, एक ही बात है। तो जैसे मैं पहले लिखूं कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होने की दर, तो आप लिखेंगे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन को अपन डेल से दर्शाते हैं, डेल पी यानी प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन की दर, और बटे उस परिवर्तन में कितना टाइम लगता है। तो उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो गया, पहले सांद्रता P1 थी, अब बढ़ करके कितनी हो गई, P2। तो सांद्रता में कितना परिवर्तन हो गया, P2 माइनस P1, और टाइम कितना लगा, पहले टाइम था T2 अब हो गया, सॉरी पहले था T1 अब हो गया T2, तो टाइम लगा है T2 माइनस T1। डेल P अपॉन डेल T लिख सकते हैं, या P2 माइनस P1 बटे T2 माइनस T1 ऐसे लिख सकते हैं। वेग के लिए एक आप दूसरा सूत्र वो लिख सकते हैं, अभिकारक के सापेक्ष। ये तो हमने लिखा उत्पाद के अकॉर्डिंग, अभिकारक के अकॉर्डिंग वो लिखेंगे डेल R, यानी अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। लेकिन यहां पर आप साथ में ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, इसमें तो आपको चिन्ह नहीं लगाना, मतलब यहां तो ये तो है पॉजिटिव, लेकिन यहां पर आपको लगाना है नेगेटिव चिन्ह। ये नेगेटिव चिन्ह क्यों लगाया, देखो उत्पादों की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि, अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी। पॉजिटिव चिन्ह सांद्रता में वृद्धि को व्यक्त करता है। ठीक वैसे यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह हमने इसलिए लगाया है ताकि अपने को पता लग जाए कि सांद्रता में कमी हो रही है। सांद्रता में कमी को व्यक्त करने के लिए ऋणात्मक चिन्ह दर्शाया जाता है। या डेल आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सांद्रता देखो पहले R1 थी, अब घट करके R2 हो गई, तो परिवर्तन कितना हुआ, R2 माइनस R1। यहां पर आप R1 माइनस R2 मत कर देना, क्योंकि किसी भी भौतिक या किसी भी राशि में जैसे हम परिवर्तन ज्ञात करते हैं तो हमेशा परिवर्तन ऐसे निकाला जाता है, द्वितीय स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, P2 माइनस P1। जैसे टेम्परेचर निकालना है डेल T तो T2 माइनस T1, आयतन निकालना है डेल V तो V2 माइनस V1। अब वो कम हो रहा है तो माइनस का आ जाएगा, बढ़ रहा है तो प्लस का आ जाएगा। तो आप यहाँ पर R1 माइनस R2 नहीं लेंगे, बल्कि R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया का वेग। इस सूत्र के द्वारा अपन किसी रासायनिक अभिकारकों के सापेक्ष भी और उत्पादों के सापेक्ष भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकाल सकते हैं। अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है तो जो अभिकारक और उत्पाद है इनकी सांद्रताओं पर देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा एक देखो अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान है तो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ये समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता की। ध्यान रखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिकारकों की सांद्रता शुरू में सबसे ज्यादा होती है, जैसे हमने 5 मोल लिए थे, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी, 5 मोल से बचेंगे 4 मोल, फिर 3 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 0। अभिक्रिया का वेग किसके समानुपाती, आर की सांद्रता की, और आर की सांद्रता लगातार कम हो रही है। आर की सांद्रता में कमी हो रही है तो ध्यान रखना अभिक्रिया वेग में भी धीरे धीरे हमेशा क्या होती है, कमी होती है। समझ गए, अभिकारक की सांद्रता में अगर कमी हो रही है तो अभिक्रिया के वेग में भी क्या होती है, हमेशा कमी। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का
प्रारंभ में वेग सबसे ज्यादा होता है। जब अभिक्रिया रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं तो उसका वेग मैक्सिमम होता है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अभिकारक की सांद्रता कम होती जाएगी और अभिक्रिया का वेग भी कम होता जाएगा, और अंत में जाकर के अभिक्रिया का वेग, जब अभिकारक की सांद्रता 0 हो जाती है तो अभिक्रिया का वेग भी 0 हो जाता है। तो इन दोनों की सांद्रताओं के लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में ध्यान रखना, शुरू में वेग ज्यादा होता है, फिर धीरे धीरे वेग कम होता है। मतलब शुरू में इसकी सांद्रता तेजी से घटेगी और इसकी सांद्रता तेजी से बढ़ेगी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा अभिकारक की सांद्रता घटने की दर कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे कम होगी, और उत्पाद की सांद्रता भी फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। इस तरह से ये अभिकारक के लिए बनाया, आर के लिए मैंने समय और सांद्रता के मध्य ग्राफ बनाया। तो इस तरह का ग्राफ है। शुरू में देखो सांद्रता तेजी से घट रही है क्योंकि शुरू में वेग ज्यादा है, फिर धीरे धीरे वेग कम होता जाएगा तो सांद्रता घटने की दर भी देखो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम। शुरू में तेजी से ग्राफ नीचे आया, उसके बाद में देखो इतना ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। ठीक ऐसे ही उत्पाद के लिए ग्राफ बनेगा। शुरू में उत्पाद की सांद्रता तेजी से बढ़ेगी, देखो शुरू में तेजी से बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे बढ़ने की दर ऊपर, ग्राफ ऊपर कम जा रहा है ना, तो उत्पादों की सांद्रता है उसमें वृद्धि होने की दर, बढ़ने की दर क्या हो गई है, कम हो गई। इस तरह से ग्राफ बनेगा दोनों के लिए। अभिकारक की सांद्रता में कमी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। प्रारंभ में परिवर्तन अधिक होते हैं, समय बीतने के साथ साथ परिवर्तन भी कम होने लगते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर अपन वेग निकालेंगे तो दो प्रकार से वेग निकालेंगे। एक तो हम निकालेंगे औसत वेग। औसत वेग समझ गए होंगे आप, अभिक्रिया के लिए एवरेज निकाल लेंगे कि अभिक्रिया का जो वेग है, वेलोसिटी है, उसका एवरेज कितना है। लेकिन यहां पर औसत वेग का कोई तात्पर्य नहीं होगा। तात्पर्य ऐसे नहीं होगा कि अभिक्रिया का वेग शुरू में बहुत ज्यादा है, फिर बीच में कम हुआ, फिर लास्ट में बहुत ही कम हो गया, 0 हो गया, तो एवरेज का यहां पर कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए अपन एवरेज औसत वेग न निकाल करके, औसत वेग निकालना चाहिए तो आप औसत वेग निकाल सकते हैं। जैसे उत्पाद के सापेक्ष निकालना चाहते हैं तो डेल पी अपॉन डेल टी, या माइनस डेल आर अपॉन डेल टी हो जाएगा। तो नॉर्मली अपन औसत वेग ने निकाल करके तात्क्षणिक वेग ज्ञात करते हैं। तात्क्षणिक वेग क्या होता है? किसी सूक्ष्म समय अंतराल के लिए तात्क्षणिक यानी किसी क्षण, किसी समय का छोटा सा भाग है, किसी पल में ज्ञात किया गया अभिक्रिया का वेग, किसी छोटे से क्षण में अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे, उसको तात्क्षणिक वेग कहेंगे। अर्थात किसी सूक्ष्म समय अंतराल में जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं। सूक्ष्म समय अंतराल, तो सूक्ष्म समय अंतराल आप जैसे dt मान सकते हैं। तो मान लीजिए ये ही रिएक्शन है, R है, ये P में बदल रहा है, और इस रिएक्शन के लिए अपन ये मान लेते हैं कि dt समय में, सूक्ष्म समय अंतराल है dt समय में उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो गई, dc हो गई। मान लीजिए सांद्रता को अपन c से व्यक्त कर देते हैं, या आप किसी भी और जैसे किसी भी राशि के द्वारा इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, dc अपॉन dt। अगर ये सांद्रता में परिवर्तन r के लिए है तो माइनस dc अपॉन dt, और अगर p के लिए है तो प्लस, तो अपन लिख देंगे प्लस माइनस dc अपॉन dt। ये हो गया तात्क्षणिक वेग, किसी सूक्ष्म समय अंतराल के लिए हमने ये ज्ञात किया। ठीक है, ठीक वैसे वेग ही है, सांद्रता में परिवर्तन होने की दर ही है, सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तात्क्षणिक का मतलब है किसी सूक्ष्म समय अंतराल के लिए हमने ज्ञात कर लिया। अब अपन देखते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांकों से भी संबंधित होता है क्या, और अगर संबंधित होता है तो किस प्रकार से होता है। जैसे ये कोई रिएक्शन है, अब इस अभिक्रिया के लिए अगर आप वेग लिखना चाहें, जैसे मैं अभिकारक B के सापेक्ष लिखना चाहता हूं, तो आप वेग बराबर लिखेंगे माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है ना, इसलिए डेल B अपॉन डेल T, B की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अगर A के सापेक्ष लिखना चाहिए तो भी अपन ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल A अपॉन डेल T।
एक के सापेक्ष हम ऐसे नहीं लिख सकते। देखो क्यों नहीं लिख सकते, पहले इसको समझिए। पहले आप रिएक्शन को ध्यान से देखिए। मान लीजिए 1 सेकंड में बी रिएक्टेंट का 1 मोल टूटता है और वो उत्पाद में बदल जाता है। 1 सेकंड में बी का 1 मोल टूट जाता है, तो क्या एक का भी 1 ही मोल टूटेगा क्या? नहीं, एक के इतनी देर में 2 मोल टूट जाएंगे, क्योंकि ये संतुलित अभिक्रिया से अपने को पता चल रहा है कि ए के 2 मोल बी के 1 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं। बी का 1 मोल रिएक्शन करेगा, उतनी देर में ए के 2 मोल रिएक्शन कर लेंगे। ए के अगर 4 मोल रिएक्शन करेंगे तो बी के 2 ही मोल रिएक्शन करेंगे। यानी जो ए अभिकारक है, रिएक्टेंट ए है, इसके 2 गुणे मोल रिएक्शन करते हैं हमेशा। ठीक है ना? तो अगर आप संतुलित अभिक्रिया लिख दिए, फिर उसके बाद में अगर वेग लिखते हैं तो देखो कैसे लिखना है। अगर ए के सापेक्ष लिखना है माइनस डेल ए अपॉन डेल टी नहीं लिखना आपको, क्योंकि ए के टूटने की दर तो 2 गुणी है। जितना रिएक्शन है ना, उससे 2 गुणी स्पीड से ए टूट रहा है। जैसे ए बी का तो 1 ही मोल टूटा है, लेकिन उतनी देर में ए के 2 मोल टूट चुके हैं। ये डबल स्पीड से टूट रहा है। तो इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होगा ना, इसका आपको हमेशा भाग लगाना है। ये 2 का भाग लगाना होगा। 2 गुणा था ना, तो अब वापस बराबर हो गया, अपने आधा कर दिया वापस। और बी के सापेक्ष लिखेंगे तो आप सीधा लिख देंगे माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, इस तरह से लिखिए। और एक दूसरे उदाहरण के द्वारा देखिए इसको। a प्लस 3b ये बना रहे हैं 2c प्लस d। ये मान लीजिए कोई रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट है, 2 ही प्रोडक्ट है, तो चारों के सापेक्ष अपन देखो वेग लिखते हैं। वेग बराबर पहले a के सापेक्ष माइनस डेल ए अपॉन डेल टी। ए का 1 ही मोल है। बी के सापेक्ष लिखेंगे माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, लेकिन बी के 3 मोल है। रिएक्शन की तुलना में बी के टूटने की दर 3 गुना ज्यादा है, तो इसमें आप 3 का भाग लगा देंगे, 1/3। जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उसका भाग लगा देंगे। सी के सापेक्ष लिखते हैं, ये उत्पाद हो गया तो प्लस में लिखना है। ये दोनों माइनस में लिखे हैं, उत्पाद हो गया तो प्लस में, या दोबारा नीचे अलग से लिख दीजिए वेग बराबर प्लस डेल सी अपॉन डेल टी। इसका गुणांक कितना है? 2, तो यहां पर आप लिखेंगे 1/2। और डी के सापेक्ष लिखना चाहें तो वेग बराबर प्लस डेल डी अपॉन डेल टी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जब भी आप अभिक्रिया का वेग लिखें, वेग के लिए फॉर्मूला सूत्र लिखें, तो उसमें संतुलित अभिक्रिया का महत्वपूर्ण रोल होगा। आप पहले रिएक्शन को संतुलित करके जरूर देखें, उसके बाद में ही उसके लिए वेग का व्यंजक लिखें, कोई भी कैसी भी रिएक्शन। क्योंकि अगर बिना संतुलित किया लिख दिया अपन ने, तो ये बी है, जैसे संतुलित नहीं किया, तो यहां पर आप डेल बी अपॉन डेल टी लिख देंगे, जबकि वास्तव में डेल ए अपॉन डेल टी और डेल बी अपॉन डेल टी की वैल्यू बराबर नहीं है। बी के टूटने की दर है वो ए के टूटने की दर से 3 गुना अधिक है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। जब भी लिखें तो इसका ध्यान रखें। ये मान लीजिए सांद्रता और समय के मध्य हमने ग्राफ बना रखा है कुछ, तो इस ग्राफ की सहायता से भी हम तात्क्षणिक वेग या जो भी आपका वेग है वो वेग निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं। ये इधर तो मैंने ले रखा है समय, और इधर मैंने ले रखी है सांद्रता। ठीक है ना? अभिकारक का है ये ग्राफ, देखो सांद्रता कम हो रही है ना। आप इसके किसी भी एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर, यहां जैसे इस बिंदु पर मैंने स्पर्श रेखा खींच ली, इस बिंदु के दोनों और कोई भी 2 बिंदु काल्पनिक कहीं पर भी मान लो, जैसे मैंने एक बिंदु यहां मान लिया, एक यहां मान लिया, ये 2 बिंदु मान लिया। अब इन दोनों बिंदुओं से 2 लंब डालेंगे नीचे की ओर और 2 लंब डालेंगे इधर। ये दोनों से मैंने 1-1 लंब तो डाल दिया इधर, और ये 1-1 लंब डाल दिया है मैंने नीचे की ओर। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से 2 लंब नीचे की ओर डाल देंगे और 2 ही लंब सांद्रता की ओर। नीचे की ओर क्या है? समय है, तो ये अपने पास में 2 समय की वैल्यू आ गई, ये T1 आ गया और ये T2 आ गया। इधर क्या है? सांद्रता किसकी? अभिकारक की R की है। अगर उत्पाद के लिए बनाएंगे तो P क्या आ जाएगी? T1 समय पर जो सांद्रता है वो R1, T1 समय पर R1 होती है, ध्यान रखना।
T2 समय पर जो सांद्रता है वो R2, T1 समय पर सांद्रता कितनी होगी R1, T2 पर R2। तो वेग बराबर निकाल सकते हैं अब आप, माइनस अभिकारक के लिए तो माइनस लिखेंगे, R2 माइनस R1, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, T2 माइनस T1। इस तरह से वेग निकाल सकते हैं। T1, T2, R1, R2 इनकी वैल्यू आप यहाँ पर ग्राफ में जो भी आपने पैमाना ले रखा है उससे लेकर के रख सकते हैं कि R1, R2 की वैल्यू कितनी है और P1 और P2 की वैल्यू कितनी है। तो आप इस तरह से ग्राफ की सहायता से भी, ग्राफ पर एक स्पर्श रेखा बना करके और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए तात्क्षणिक वेग, जैसे आपको जहां पर भी निकालना है, जैसे मुझे इस बिंदु का तात्क्षणिक वेग निकालना था तो मैंने यहाँ स्पर्श रेखा खींच ली। आप जैसे मान लो यहां निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर खींच लेना रेखा। आप जिस बिंदु पर भी, जिस समय, जिस क्षण अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना चाहते हैं, उसी क्षण के लिए आप क्या करेंगे, उसी क्षण पर उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बना करके और उसके बाद में आप वेग निकाल सकते हैं। तो अभिक्रिया वेग के बारे में पढ़ लिया हमने। वेग किसे कहते हैं, अभिक्रिया वेग के लिए क्या फॉर्मूला होता है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और अभिक्रिया वेग दोनों का क्या संबंध होता है। अब ये देख लेते हैं वेग का मात्रक क्या होता है। जैसे वेग का सूत्र अपन ने क्या लिखा, वेग बराबर हमने लिखा सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। तो यहीं से आप अभिक्रिया वेग के लिए क्या बना सकते हैं, मात्रक या इकाई बना सकते हैं। वेग का मात्रक या इकाई क्या होगा, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक सेकंड। तो ये अभिक्रिया वेग का मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर सेकंड, यानी मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मात्रक। तो ये हमने पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया का वेग। रासायनिक बलगतिकी में एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक अपन ने पढ़ा है वेग। आज इस वीडियो में तो अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर अपन देखेंगे वेग नियतांक, वेग से संबंधित ही और आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसको। वेग और वेग से संबंधित एक स्थिरांक आएगा जिसे वेग नियतांक कहते हैं, वो अपन देखेंगे अगले वीडियो में। तो रासायनिक केमिकल काइनेटिक्स में हमने आज पढ़ लिया है रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन के लिए वेग। वेग किसे कहते हैं, वेग का क्या फॉर्मूला होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र कैसे लिखते हैं, और इसका जो सूत्र है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के साथ में किस प्रकार से संबंधित होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।